बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के हवाले से और इस वक्त तक उन मुतालबात के ऊपर क्या पेशरफ्त हो चुकी है और मामलात कहाँ पे जा रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो रियासत से लड़ना चाहते हैं? क्या वो ऐसा निज़ाम लेकर आना चाहते हैं जिससे ये जो अबूरी सेटअप है, अबूरी निज़ाम है रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे इन्हें आज़ादी है अपना हर एक काम इंतज़ाम इंसराम और अपनी इस पूरी रियासत को, इन 10 ज़िलों को मैनेज करने के हवाले से, इसमें वो क्या ऐसा नयापन चाहते हैं जो कि हो। जहाँ तक अवामी मुतालबात का, ज़रूरियात का ताल्लुक़ है, वो यकीनन कोई भी कश्मीरी, मैं बतौर ख़ुद भी इस चीज़ को एंडोर्स करूँगा कि उनका जो किरदार इसके अंदर रहा है उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ास तौर पे उनके किरदार से ज़्यादा जो वफाकी हुकूमत ने फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया है कि उन्होंने जो कुछ नहीं भी मांगा था, वफाकी हुकूमत ने आगे बढ़कर वो कुछ भी दिया है। और उस देने के बाद फिर जो उनके 38 पॉइंट थे, 38 पॉइंट्स पे अक्टूबर 2025 को ये मुआहदा हुआ और उसके बाद फिर संजीदगी का इजहार, यकीनन जब मुआहदा होता है तो अतराफ़ संजीदगी का इजहार करती हैं कि हमें आपकी ये बातें समझ आती हैं और हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें टाइम लेती हैं। हुकूमत के पास महदूद वसाइल होते हैं, फंड्स होते हैं, उनका इजरा होना होता है, उन प्रोग्राम्स के फिर PC1s होते हैं, उसके बाद फिर उनकी अप्रूवल्स होते हैं और तब जाकर ये मामलात आगे चलते हैं। बजट में भी उसका हिस्सा रखा जाता है। लेकिन हर थोड़े अरसे के बाद आप बजाय उनसे बातचीत करने के, बजाय उनके इजलासों में शिरकत करने के, आप जाकर उनको ये धमकी दें कि जी हमने जो 12 नशिस्तें हैं उनके ऊपर बात करनी है। अब ये 12 नशिस्तों वाला मामला भी आज के इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 12 नशिस्तें, क्या इनको हम उसी लेंस से देखें जिसको अवामी एक्शन कमेटी देख रही है और दिखा रही है, या इसे हम बतौर कश्मीरी, बतौर बाशिंदा रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और पूरी रियासत के बाशिंदे के तौर पर उसे उस लेंस से देखें जो ये 18 से ज़ायद करारदादें यूनाइटेड नेशंस में पड़ी हुई हैं। आज अगर हम इन 12 नशिस्तों को ख़त्म कर देते हैं तो इसका असर मसला कश्मीर के ऊपर क्या पड़ेगा। मसला कश्मीर जो इसको हम कहते हैं, मुजफ्फराबाद जो है वो एक बेस कैंप की हैसियत रखता है। तो जब अगर मुजफ्फराबाद आज़ादी के बेस कैंप की हैसियत से रखता है, ये एक अबूरी निज़ाम है और एक परमानेंट निज़ाम अभी कायम होना है, और तब कायम होना है जब एक प्लेबिसाइड होगा। और प्लेबिसाइड में कश्मीरी ये फैसला करेंगे कि हमने किसके साथ रहना है। ये फैसला सरासर कश्मीरियों का होगा। तो उस फैसले से पहले हम ही उठकर अपने घर के अंदर एक ऐसा भौचाल पैदा कर दें और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें जिसका नतीजा ये निकले कि उसका फायदा सरासर उस कुव्वत को हो, उस इंतशारी कुव्वत को हो जो पिछले 80 सालों से ये चाहती है कि जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है वो भी उसके पास चली जाए। मैं हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले हैं, आज जो 1 लाख कश्मीरी है वो ये पूछ रहा है, उसका खानवादा पूछ रहा है कि उसने कुर्बानियां किस लिए दी हैं। कुर्बानियां इसलिए दी हैं कि उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं के लोग उठकर आज ये कहें कि आप लोग जो हैं इनको अलग कर दें, इनकी सीटें ख़त्म कर दें, इनकी नुमाइंदगी ख़त्म कर दें। तो उनकी कुर्बानियां फिर किस लिए थी? उनकी कुर्बानियां कोई मटेरियल बेनिफिट्स के लिए थी? उनकी कुर्बानियां जिद्दोजहद के लिए थी। आज जो असीरान हैं, तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद हैं, यासीन मलिक साहब से लेके आसिया इंद्राबी साहिबा तक जितने लोग भी हैं, वो क्यों असीरी में जिंदगी गुजार रहे हैं? कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? और बिलखुसूस अवामी एक्शन कमेटी ने इस बारे में सोचा है? ये वो तमाम चुकते सवालात हैं यकीनन जो आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, जिनका ताल्लुक अगेन आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर से है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात अवामी ज़रूरियात की हद तक जब थे तो सब उनका साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बात कर रहे हैं 12 नशिस्तों के खात्मे के हवाले से, इसका फ़ायदा किसको होगा? कश्मीर कॉज को क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं तो फिर किसको होगा? ये बुनियादी सवाल है। ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा दें आप। अल्ताफ़ वानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बेबाक आवाज़,
और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी कश्मीर का मुकदमा अल्ताफ वानी साहब वो लड़ते रहते हैं, बड़ी बेबाकवास थिंक टैंक भी रन कर रहे हैं। सारा मसला ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक पीरजादा साहब तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और अफशा कियानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप सहाफ़ी हैं, आपसे भी हम पल्स लेने की कोशिश करेंगे। वानी साहब, सबसे पहले मैं आपको शामिल करूंगा। वानी साहब फरमाइएगा, एक कल APC भी हुई, ऑल पार्टीज कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। APC में एक करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद के अंदर उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं जो यहाँ पे आबाद हैं, उनके हक के दिफा के हवाले से भरपूर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक तो उस करारदाद को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि जी 12 सीटें इसे ख़त्म करें। इससे हमारे नाज़रीन को समझाइएगा कि किस हद तक मसला कश्मीर के ऊपर इन 12 सीटों के खात्मे, जो कि आइन में जाके मामला होना है 2018 में, ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है, तो किस हद तक फ़र्क पड़ेगा, किस हद तक असर पड़ेगा मसला कश्मीर के ऊपर? योर टेक सर। शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पर बोलने के लिए मुझे बुलाया। बजाय इसके कि पहले मैं 12 सीटों की बात करूं या अवामी एक्शन कमेटी की, या जो कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई मुज़फ़्फ़राबाद में, इसमें मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एक हद तक बहुत देर कर दी इस मसले को हैंडल करने में, और जिसकी वजह से इस मसले को मज़ीद तूल मिल गया। मैंने इस दरमियान सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिखा था कि अवामी एक्शन कमेटी के लिए भी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए भी, और फिर रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंटरवीन करने की इस मामले में, क्योंकि हर तरफ से सुल्तान राही वाले डायलाग आ रहे थे जो कि किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। अल्लाह करके फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंटरवेंशन जब हुई, जब यहाँ से हाई पावर डेलीगेशन गया, सारी चीज़ें हुई, तो एक फ़िनोमिनन बना कि ये मसाइल जो अवामी मसाइल हैं जिन पर अवामी एक्शन कमेटी बात कर रही थी, जैसे आपने इंट्रो में कहा, हर शख्स उसके साथ है और हर माशरे में हक़ है लोगों को एहतजाज करने का, लोगों को अब अपनी सिविक फैसिलिटीज़ मांगने का हक़ है, उनको हक़ है कि बेटर गवर्नेंस वहाँ पर हो, उनको हक़ है कि उनके माशरे में करप्शन ना हो, इसके लिए एहतजाज करना, उसके लिए वक्त की हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाना, उनको बावर कराना, ये उनका हक़ है। और इस हक़ के तहत अवामी एक्शन कमेटी सामने आई, उसको बड़ी पज़ीराई उस सिलसिले में मिली आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन हमने देखा वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें ऐसी होती हैं, और इसमें मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन से, देखें ऐसे मामलात में जब आप एक डेडलॉक क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर फिर ऐसा इंतशार पैदा होता है। हम कोई ऐसा इंतशार नहीं चाहते हैं। बहैसियत कश्मीरी मैं चाहूँगा, मकबूजा कश्मीर से आए हुए जहाँ पर लाखों जाने गई, मैं नहीं चाहूँगा आज़ाद कश्मीर में किसी तरह से कोई इंतशार हो, क्योंकि मेरी माएँ बहनें, मेरे लोग जो मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें पेश कर रहे हैं वो इस भरोसे पर कर रहे हैं कि उस पार एक बेस कैंप है और उस बेस कैंप के लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं और कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। वहाँ किसी किस्म की ऐसी बात ना हो कि जिससे हिंदुस्तान फ़ायदा उठाए। सब जगह से ये मसला होता है कि हमने देखा पिछली दफ़ा हमारे लोग बिजली में सब्सिडी मांग रहे थे, आटे में सब्सिडी मांग रहे थे, सिविक फैसिलिटीज़ मांग रहे थे, किसी जगह उनका बयानिया रियासत के खिलाफ नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी टेलीविज़न चैनल्स थे, जो भी उनके लोग थे, वो लगातार इसको उछाल रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सफ़ आरा हो गए हैं, सारी चीज़ें। इससे एक गलत मैसेज उस तरफ भी क्रिएट होता है और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो राय आमा है वो भी तकसीम होता है, इन चीज़ों के अंदर उन्हें परेशानी होती है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या सारी चीज़ें आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पहले ही इनको एंगेज किया होता है इन सारी चीज़ों में। अब भी बात यह है कि देखें चंद मामलात ऐसे हैं, हुकूमत साजी में, हुकूमत करने में माहिदात हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब जिम्मेदारी थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर कि इन मामलात को आगे बढ़ाती और चंद मामलात जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको वो हल करते, उनने कर दिए हैं। उन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जितने भी थे आसानी के वो कर दिए हैं। जो डेवलपमेंट के मामलात हैं वो मेरे अंदाज में, मैं एक नाक़िस तालिब इल्म की हैसियत से मैंने इक़्तिसादियात पढ़ी है, इस सिलसिले थोड़ा सा बजटिंग बाकी चीज़ों में हुकूमती इसको देखा है। इट टेक्स टाइम, ये कोई ऐसी चीज़ जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात ये चीज़ें हो जाएँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें रातों रात बन जाएँ, उसमें टाइम लगता है। तो अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत को, उन लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए इस सिलसिले में कि इसको टाइम लगेगा, कोई चीज़ आगे पीछे जल्दी में नहीं होती है। और फिर
चंद चीज़ें ऐसी हैं विच नीड लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन के, मैं इस बात को मैं जरा लेजिस्लेशन में भी आता हूँ, ये जरा दोबारा बात भी इस पे हवाले से करते हैं। मुश्ताक साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाई, कल का इजलास था, क्या इस इजलास में अवामी एक्शन कमेटी को दावत नहीं दी गई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इजलास में? और अगर दावत दी गई थी तो उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की, और अगर शिरकत नहीं की तो उससे उन्होंने क्या पैगाम दिया है, जरा बताइएगा। यासर भाई, पहले सबसे पहले मैं ये देखना है कि एक्शन कमेटी का जो है ना, इसका जो मेन जो मकसद क्या था और किस किस काज के लिए ये आगे आई है, और बुनियादी तौर पर इसके मुतालबात जो अवामी मुतालबात लेकर आई थी, जिस पर ज़राई मिली, आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिजली 3 रुपये तक मिली, और ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इस तरह का निज़ाम या इस तरह की सूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर को जो सहूलतें पाकिस्तान हुकूमत से मिली हैं, अगर उनको मैं गिनती शुरू करूँ तो मेरे बस की बात नहीं है। हम तो ऐसी स्टेट में रह रहे हैं कि जहां हम अपनी मर्जी की हर बात कर सकते हैं। हमारी तामीर और तरक्की की मैं सर इस पे आता हूं जरा, क्योंकि जो कल का इजलास हुआ है ना, उसमें इनकी शिरकत कितनी जरूरी थी, और अगर इनको दावत दी गई थी और अगर इन्होंने शिरकत नहीं की तो ये क्या मैसेज इन्होंने दिया? क्या ये क्या चाहते हैं कि कोई जंगो जदल हो, एक आम कश्मीरी जो है वो कश्मीरी से लड़े, आपस में खून बहे, ये चाहते हैं? देखें यासर साहब, इसका जो है ना, वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते हैं, फैसल राठौर साहब, कि वो खुद उनके पास गए, चल के गए, उनको दावत दी कि आप इसमें शिरकत करें। उनका ना आना, उनकी हरदर्मी इस बात को शो कर रही है कि इसके पीछे कोई और मकसद है। यानी वो मकसद को 12 सीटों का मकसद, जैसे अभी मेरे तो उनका मसला किसने हल करना है? हुकूमत वक्त आज़ाद कश्मीर ने, और हल करना है, एपीसी बुलाई थी। आप मसले को समझे ना, मसला किसने हल करना है? उनके एक लीडर ने, उमर नज़ीर का फेसबुक पे मैंने खुद में देखा, उन्होंने कहा जी ये आटा, बिजली और 12 सीटें ये मामूली चीज़ें हैं, हमारा काज कोई और है। जब वो काज की डिटेल आप दिखाऊंगा, वो क्या काज, वो क्या चाह रहे हैं। अगर वो उनका काज ये बुनियादी अवाम के हकूक़ की हल नहीं है, तो फिर वो क्या चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, छोटी सी रियासत है, उसमें अफरा तफरी फैलाएंगे। 13,297 मरबा स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, उसमें आप अपना एक जत्था बनाकर आप लोगों को ये बार कराने की शुरू कर दें, और पाकिस्तान के सलामती के दारों के खिलाफ खड़े होने शुरू कर दें, और आज़ाद कश्मीर को अलग अलग स्टेट बनाना शुरू कर दें। देखिए, आप अपने या तो उस मकसद पे जाएं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो मकबूजा कश्मीर के 1.5 लाख कश्मीरियों ने शहादतें दी पाकिस्तान की खातर और अपने इस शनाख्त की खातर। मुझे ये बताएं कि उनको आप कैसे कंडेम कर सकते हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज आप कहते हैं जो मैं चाहूँ वो इसलिए हुआ आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर के अवाम को जितनी आज़ादी बोलने में, जितनी तामीर तरक्की उसमें उनको दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब उसके वो नाशुक्री को अदा कर रहे हैं, और वो ऐसी तरफ पब्लिक को मोड़ रहे हैं ताकि इंडिया को खुश करने के लिए कि यहाँ गड़बड़ है। हालांकि इंडिया अपने मकासद में यह कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का हर शहर इंडियन मकासद की तरफ भी आते हैं कि उस तरफ क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, जो कहते हैं उनका ना आना, उनका इस बात की गुमाजी करता है कि उस मकसद को देखना पड़ेगा, अवाम को सोचना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को देखना पड़ेगा कि यार ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। इनका अगर हमारा आटा बिजली का मसला, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मेंबर्स हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उनकी तरफ से इसमें अदम शिरकत ये तमाम पैगाम देती है उन तमाम लोगों को, बेशुमार मेरे भी, क्योंकि मैं भी एक स्टेट सब्जेक्ट हूँ, उसके अंदर कि अगर वो नहीं आए तो वो क्या चाहते हैं? क्या वो खून खराबा चाहते हैं, वो जंगो जदल चाहते हैं, वो कोलिजन चाहते हैं, वो कोई ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल जो है ना, ये जरा क्यानी साहिबा, मैं अफशा साहब आपके पास वापस भी आता हूँ। अफशा साहिबा, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये जो मसाइल हैं, चले 12 सीटों के हवाले से बात ही होगी ना, बैठ के बात होगी। वो 2018 में आइन का हिस्सा बन चुका है आज़ाद कश्मीर के। उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे राजा फारूक साहब, उनकी क़यादत में, तो अगर कोई आइन में कोई चीज़ एक्ट बन जाती है तो एक्ट को अंडू करने के लिए भी वही फॉरम ही उसके अंदर वही फॉरम ही ये काम नहीं कर सकता? ये काम क्या सड़कों पर होगा, ये काम क्या रोडों पर होगा, ये एहतिजाज से होगा? कोई फॉरम होगा ना। कल जब उनको बुलाया गया था कि आप आए, बैठे, हम आपका मौक़िफ़ सुनते हैं, अगर इनके मौक़िफ़ में जान है या जान होती दूसरे लफ्ज़ों में 12 सीटों को लेकर, तो वो वहां पे जाके अपनी दलीलें पेश करते और कायल करते उन तमाम लोगों को जो एपीसी के अंदर बैठे हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो आज भी शायद इजलास, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी खबर, आज़ाद कश्मीर काउंसिल असम्बली का इजलास जो होगा,
उसके अंदर वो 12 सीटों के हवाले से बात करते, बहस होती है और फिर इसके ऊपर कोई नतीजा भी होता है और हो सकता है आइन के अंदर तब्दीली भी होती जाए। बात है मेन मैड है तो चेंजेस होती रहती हैं। योर टेक ऑन इट के उन्होंने अदम शिरकत करके कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दिया। अपने एक हसास मौजू जो इस वक्त हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर समेत पूरी दुनिया में कश्मीरियों को लेके एक खौफ और एक मुश्किल की लहर सी पैदा कर दी है। बिलाशुबा पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बीइंग अ कश्मीरी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा ना सिर्फ हमारा साथ दिया बल्कि हमारे लिए हमेशा एक वकील की हैसियत रखी है। यकीनन ये वो लम्हात हैं जिसमें कोई भी कश्मीरी इस एहसास टॉपिक को लेके खुशी महसूस नहीं कर रहा। और देखिए, जहाँ तक लेजिस्लेशन की ताल्लुक है, जहाँ पे कानून साजी का ताल्लुक है, डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं ये एक इदारों के एंड पे होती हैं। और हम अगर इस वक्त एक एक्शन कमेटी को लेकर बात करें तो उनकी अदम, जैसे कि आपने कहा है कि वो क्यों नहीं शिरकत की उन्होंने। देखिए, ये मैं अपने एंड पे तो इसके बारे में कोई कुल्ली तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी अपना मौक़िफ़ है वो ये है कि शायद उनको ये लगता है कि उनको बैठने के लिए सबसे पहले जो 12 सीटें हैं उनके खात्मे का ऐलान किया जाए। कैसे? ऑफ कोर्स ये बड़ा आपका जानदार क्वेश्चन है कि कैसे। देखिए, जब तक हम लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि जम्मू कश्मीर में हमारे सियासी महाजरीन या जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे उस पार से आने वाले कश्मीरी हैं उनका एक बराबर का शेयर रहा है, और अगर इसमें हम कोई सीटें मुकम्मल ख़त्म करना ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, लेजिस्लेशन के ज़रिए इसमें कमी शायद मुमकिन हो, चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन लेजिस्लेशन करना किसका इख्तियार है? डेफिनेटली ये इदारों के इख्तियार में, कर सकता ना? ये इदारों के इख्तियार में, मतलब और ये कानून साज असेंबली नहीं करनी है ना, जो करना है काम। आप इसमें जो है ना अपना मौक़िफ़ पेश करें और आप इदारों में बैठें, और उसके लिए आप एक बाकायदा जो तरीक़ाकार जो कानून में मौजूद है उसके ज़रिए आप उसमें आएँ। या जैसे कि आपके लिए अगर कोई बैठने की जगह मुहैया की गई थी या जैसे APC कॉल की गई थी, तो मेरा अपना ये मौक़िफ़ है कि हमें यस एंड नो में किसी भी सूरत में अपना शेयर रखना चाहिए था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर एक मौका हमने जाने दिया तो हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हैं। हम आने वाले टाइम में पूरी उम्मीद है कि जैसे कि अभी कुछ आवाज़ें पीछे से आ रही हैं कि हम लोग मज़ीद इसमें, और पाकिस्तान हमेशा इसमें अपना दफाई किरदार अदा करता रहा है। और जैसे कि हमारे मुमताज़ राठौर साहब ने भी, जो PM आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा उनसे खुद रब्ता किया है। तो अब आने वाले टाइम में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बजाय जंगो जदल और इंतशारी टोले के साथ मिलने के हम उस बात का, उस मौक़िफ़ के साथ आगे आएंगे कि हमारे इसका बाकायदा हल क्या होना चाहिए। और हमारा ये जो मंशूर है यकीनन इंडिया को खुश करने के लिए नहीं है। यकीनन हल पे भी आते हैं। हल ही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे जो माइंड्स बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक भी है आज़ाद कश्मीर से और मकबूजा कश्मीर से, हल भी ज़रा तजवीज़ करें क्या हो सकता है। मैं वानी साहब आपको इसमें शामिल करूँगा, थोड़ी सी ज़रा टाइमिंग और चीज़ों, खित्ते के अंदर हालात और पाकिस्तान के किरदार को अगर ओवरऑल देखें और उसके साथ साथ इंडिया के जो प्रोपेगेंडा इस वक्त उरूज पे है उसको भी देखें, तो दोनों चीज़ों को रिलेट करके ज़रा आप बताएं कि किस कदर इस वक्त मुमासलत लगती है और जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान का इस वक्त क्या किरदार है। अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, उनकी काविशों का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम को रुकवाने में उसका किरदार है, हरावल दस्ते के तौर पे पाकिस्तान काम कर रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त टोटली आइसोलेट हो चुका है और हिंदुस्तान का जो वजीर खारजा उसे समझ नहीं आ रही बिलो द बेल्ट जो है वो रिमार्क्स पास कर रहा है। और हिंदुस्तान का ये है कि वो जो भी कोशिश करते हैं उनकी मर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, उनका जो मेहमान कोई आया होता दूसरे मुल्क से वो भी जारी करता। दूसरी तरफ उनका एक गौरव आर्या है, मेजर रिटायर्ड मैं तो उसको कहता हूँ, वो बैठकर AGK के हवाले से जो बातें कर रहा होता है और जो नैरेटिव ये पूरा गोदी मीडिया इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, और खित्ते के अंदर एक ऐसी टाइमिंग है जिसमें हालात ऐसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको आप किस हद तक देखते हैं कि जो ओवरऑल इसको पूरे खित्ते में चीजें चल रही हैं उसका इस किस्म के वाकयात में किस कदर किरदार अदा किया जा सकता है या किरदार हो सकता है इस सारे मामले के अंदर, जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि मैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को, आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और आजकल के सियासतदानों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मेरे ख्याल में कि आज़ाद कश्मीर 1947 में जिस वक्त एक अबूरी हुकूमत बनी थी उसके बाद से किस तरह से लीडरशिप ने अपना किरदार अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता एम्पावरमेंट आज़ाद कश्मीर की हुई और होती गई। आज आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट और दूसरे बड़े इदारे जो भी एक रियासत के हो सकते हैं, वो सारे इदारे वहाँ मौजूद हैं। और वहीं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, मकबूजा कश्मीर में 47 में हिंदुस्तान ने ये स्टेप बनाया था और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों के इख्तियारात छीने गए, सारी चीज़ें। आज वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कॉल करता है शॉट्स, वो बातें करता है, वो सारी चीज़ें करता है। जो वहाँ की मुंतखब हुकूमत है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। यानी आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप, अल्लाह ताला उनको सबको गौर की रहमत करे, जो चले गए हैं इस दुनिया से, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अवाम को बग़ैर किसी जो कुर्बानियाँ लगी 47 में वो लगी, उसके बाद उनसे कोई कुर्बानी लिए बगैर अपने विट से तो वानी साहब खुद शेख अब्दुल्ला को देखें, वज़ीर आज़म से शुरू करवाया, जेल में डाला और एंड उसका बगैर किसी सियासी वज़ीर आला। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर हमारी लीडरशिप ने बगैर किसी अवाम से कोई कास्ट मांगे, उनसे कोई कुर्बानी मांगे, उन्होंने अपनी सियासी तदब्बर से, और पाकिस्तान ने भी हमेशा, पाकिस्तान की हुकूमतों ने कोई रुकावट नहीं डाली उसको एम्पावर करने में, और अभी इस एम्पावरमेंट है। जो इस वक्त का इंतशारी माहौल बना हुआ आज़ाद कश्मीर, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि ये अवर्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी आज़ाद कश्मीर में। लेकिन हमने वक्त की बात आपने की, ये वक्त बड़ा अहम है, टाइमिंग अहम है। एक आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने देखा है आज़ाद कश्मीर में कभी भी जमहूरी अमल डिरेल नहीं हुआ फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। मैंने भी जब पिछले 35 साल 36 साल से देख रहा हूँ, कभी जमहूरी अमल यहाँ डिरेल नहीं हुआ, एक प्रोसेस चलता गया और चलते गए। और मैं ये चाहूँगा कि अवामी एक्शन कमेटी इस जमहूरी अमल को डिरेल करने का या इसको सबोटोज करने में किसी जगह न आ जाए, उस पर यह इल्ज़ाम ना आ जाए कि वो कोई जमहूरी अमल सबोटाज कर रहे हैं, बल्कि इस जमहूरी अमल का वो हिस्सा बने, क्योंकि इसी जमहूरी अमल से ही आपको इख्तियार मिलेंगे, इसी जमहूरी अमल से ही आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान का खत्ते में ही नहीं पूरी दुनिया में एक रोल बना है, उसमें हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के इस रोल को वो कहीं उसको दाग लगाने की कोशिश करे, उस पाकिस्तान पर भी बात आ जाए, सारी चीज़ें उन्हें अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर दूसरी जगह प्रॉक्सीज़ के साथ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंसर्जेंसी उन्होंने शुरू की है, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार उनको उनकी ख़त्म कर रही है। लेकिन वहाँ ही पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल इमेज है, इसी इंटरनेशनल इमेज में हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आज की इमेज का लेवरेज इस्तेमाल करते मसले कश्मीर के लिए बेहतर से बेहतर हल निकाल सकता है। लेकिन अगर इस असना में आज़ाद कश्मीर के अंदर खुदा न खास्ता कोई टकराव की पॉलिसी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वहाँ क्योंकि इंतशारी लोग तो लाशें चाहते हैं, चाहे अवामी एक्शन कमेटी चाहे या सरकार चाहे न चाहे, तो लेकिन जब ऐसे झुंड आते हैं, दर्जे आते हैं, तो एक वक्त में हुकूमत भी अपनी पेशेंस खो जाती है। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो हिंदुस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा, हिंदुस्तान इसको इस्तेमाल करे। मैं अगैन ये आज इस टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उनसे दो गुजारिशात करता हूँ। एक ये कि वो अपना कन्वेंस जो मशावरत का उसको बढ़ाएं, उसको बंद न करें किसी बंद गली में, उसको बढ़ाएं। तो ये बंद गली की तरफ नहीं लेके जा रहे। दूसरी चीज ये उनसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह से आप जमहूरी अमल को सबोटाज करने में और अपने जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है दुश्मन, उस दुश्मन को किसी तरह से आप हौसला न दें कि वो कोई ऐसी चीज़ करे, कोई ऐसा मामला करे जिससे उसके हौसले बढ़ जाएं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातचीत शुरू करे या कोई ऐसा सिलसिला शुरू करे। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मुझे उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उन्होंने पूरे इन 78 सालों में बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं, वो फ्रंट लाइन डिफेंस रहे हैं पाकिस्तान का और आज भी हैं, तो वो किसी भी सूरत में कोई भी इंतशार आज़ाद कश्मीर में पैदा नहीं होने देंगे। और अवामी एक्शन कमेटी भी अपने मुतालबात के सिलसिले में डायलॉग की तरफ दोबारा आ जाए डायलॉग की तरफ वो बैठे और जमहूरी अमल का हिस्सा बने। ठीक है मुश्ताक साहब, ज़रा फरमाइए कि जिस तरह से हमने बात की पॉपुलैरिटी के हवाले से, इसमें कोई इनकार नहीं है कि अवामी एक्शन कमेटी के जो इनिशियल मुतालबात थे उनको पजीराई हासिल थी, और वो पजीराई आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानिब से हासिल थी, जिसकी वजह से वो मसाइल का हल भी हुआ। हमने देखा कि कैसे वफाकी हुकूमत ने फराख दिली का मुजाहरा किया, तो वो अपने आप को इस सारे आइनी प्रोसेस का
हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना लेते, क्यों नहीं वो इलेक्शन में आ जाते, ऐलान कर दें कि हम भी एक फोर्स बन चुके हैं, हम ये घोड़ा ये मैदान लड़ते हैं आके इलेक्शंस। और दूसरा ये बताएं, ये जो इंतशार है, जैसे 9 के हवाले से बड़ी बातें बाज़गश्त हो रही हैं कि जी 9 को कोई एहतजाज का मामला होगा और काफिले चल पड़े और ये सारा मामला है, इस इंतशार का फ़ायदा क्या किसी एक बाशिंदा रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर को होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, मेरा तकरीबन 1-2 माह पहले शौकत मीर साहब से इस बारे में मैंने काफ़ी डिटेल बात की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, आपने ये तहरीक स्टार्ट की और लोगों को बुनियादी हुकूक लेकर चले, और आपका जो स्टार्ट में शुरू में आपने जो मुतालबात रखे उसमें ये 12 सीटें शामिल नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई। मैंने कहा ये अभी आपका जो मकसद जो था आवाम की फलाह बहबूद था, ख़त्े की तामीर व तरक्की है। जैसे हमें जो रिलीफ मिला आज़ाद कश्मीर को, और चीज़ों में, आटे में, बिजली में, चीज़ों में, इसमें अवाम आपके साथ हैं, यूथ आपके साथ है, बेरोज़गारी की वो शरह जो आज़ाद कश्मीर में अल्लाह का फजल करम से टूरिज़म का बड़ा पोटेंशियल है, लोग उसमें जा रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, उसमें इनिशिएटिव उनको मिल रहा है, कर्जे मिल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा आप एक अलग जो सिमत तयन कर रहे हैं जिसमें ये शो कर रहे हैं कि आप एक अलग पावर हैं, और इस पावर के बलबूते के ऊपर आप सारे निज़ाम को तहस नहस कर देंगे या बिगाड़ देंगे। ये किस लिए हो रहा है? मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपके सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, जो सारे निज़ाम की इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आप उनका नज़र नहीं रख सकते। मुतबादल क्या है इनके पास? उन्होंने कहा देखें जी, हमारा जो मकसद है, हमारा बुनियादी मकसद अवाम की फलाह बहबूद है, अवाम के जो मुतालबात है हमारे। अब देखें जो इवेंट हुआ उसके में कुछ मुतालबात इनके और ऐड हो गए, जिसमें इनके जो लोगों की शादियाँ होगी उसके उनके बच्चों को उनको भर्ती करना था, वो शामिल किया। अब देखें कल की जो मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनके 19 के 20 मुतालबात बिल्कुल कंप्लीट हो चुके, मनवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद हम इनको बुलवा रहे हैं कि आप आएँ, बैठें और बैठ के चलें। आज़ाद कश्मीर का खिता इस अफरा तफरी का मुतामल नहीं हो सकता, हर बंदा कहता है। अभी जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं, या जिस तरफ आगे मानू वाली बात हो रही है, इससे आज़ाद खत्े में अमन नहीं होगा ना। आज़ाद खत्े में अब एक घर में, मेरे घर में 4 बंदे हैं और 4 बंदे अपने घर को तोड़ने शुरू कर दें। मैं आपको और मिसाल दूं कि हमारी फैसिलिटीज़ की एक बात, इसमें आपको यहाँ ये बात मेंशन करना चाहता हूँ। जब से ये बिजली सस्ती हुई है, आज़ाद कश्मीर में हमारा मीरपुर डिवीजन और ख़ासकर मीरपुर, बिम्बर, कोटली में हमारे अक्सर कोठियाँ लोग सारे यूके में होते हैं, वो कोठियाँ खाली थी। लेकिन जब से बिजली सस्ती हुई तो कुर्ब ज्वार के दीने के ये गुजरात साइड के लोगों ने जाकर वहाँ मकान ले लिए। उन्होंने कहा यहाँ इतनी फैसिलिटीज मौजूद है कि लोगों को इतना मिल रहा है, और उन्होंने जाकर वहाँ किराए, अब मकान वहाँ किराए पे मकान नहीं मिलता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है ना। अब मसली बात यह है कि आपने जो कहा कि इस पर इनको मिलकर बैठना चाहिए था, इनको मुशावरत का सिलसिला बंद नहीं करना, मेन स्ट्रीम हो जाए ना, मेन स्ट्रीम में आ जाए, और इसको पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर कर लें, और उसके बाद आप भी उन हलकों पे जाके इलेक्शन लड़ें। मैंने बात स्पेशली उनसे की। मैंने कहा जी आप बना रहे तो आपका इलेक्शन में जाने का प्रोग्राम है कि आप इस सिस्टम को आगे चलाना, तो उन्होंने कहा जी हमारा इलेक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो फिर क्या प्रोग्राम है? तो अभी अगर उन्होंने कहा जी हमारा इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कहा जी हमारी कोर कमेटी फैसला करेगी। फिर ये कराची गए, कराची में इनके कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी वापस आकर उन्होंने फिर ऐलान जारी किया कि हमारा इलेक्शन में जाने का प्रोग्राम नहीं, हमारे मुतालबात ही हैं। लेकिन ये साफ घूम फिर कर वो 12 सीटों पर आए कि 12 सीटें हमारा हमारी जो रेड लाइन है, 12 सीटें खत्म करनी। अब इनको भी पता है, उनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वकील हैं, अमजद साहब खुद अमजद साहब जो है ना उनके जो ऐड कर रहे हैं, वकील हैं, बड़ा पाए के वकील हैं। उनको पता है कि ये असेंबली से पास किया हुआ एक्ट है, और इस एक्ट को रिव्यू करना, इसको खत्म करना असेंबली ही करेगी। अब मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन लड़ गए, आए इलेक्शन लड़ के आगे कर लें, चेंज कर लें। अगर मेजॉरिटी में आवाम देती है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी कर देंगे अगर आप उनको कन्विंस करते हैं। लेकिन कन्विंस करें, बैठेंगे तो कन्विंस होंगे ना। अभी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चल के उनके घर के आए, बैठे, आप हमें कायल करें। जैसे फेडरल मिनिस्टर ने अपना राना सनाउल्लाह साहब ने एक अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने कहा जी ऑल पार्टीज एपीसी बुला लें, वफाकी हुकूमत ने तौसीक की, उनकी राय आ गई, उनका कश्मीरी अपना मामला है, वो खुद बैठ के हल करें। आना चाहिए हर बंदे को आज़ादी का, को अपनी आज़ादाना राय दे सके, क्योंकि इस खत्ते में हमने इस खत्ते को ये एक मिसाली खत्ता है तामीर तरक्की के लिहाज से। ये इंडिया को ये चीज़ जो वो उसको हजम नहीं हो रही कि इस खत्ते में इतनी तामीर तरक्की हो रही, इस खत्ते के लोग कितने आगे आ रहे हैं। रेपरकशंस की बात कर लेते हैं। कियानी साहिबा ज़रा ये बताइएगा, ये जो भी चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की कमेटी वहाँ पे जाती है, 6 से 8 घंटे उनका इजलास होता है, 2-3 नशस्तें उसके ऊपर होती हैं, और वो
फिर दोबारा से वो इसी फ़राख़दिली का इजहार करते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। फिर वो APC का एक मशवरा आता है, राना साहब की जानिब से APC बुलाई जाती है, करारदाद सामने आती है, और उसके बाद फिर अभी कानून साज असम्बली के इजलास के हवाले से भी बात आती है। करारदाद से तो ये बात हमें समझ आ रही है कि जो 12 सीटों और महाजरीन के हुकूक का मामला है, उस पर तो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बयानात जो हैं, शौकत नवाज मीर साहब हो गए या अवामी एक्शन कमेटी के बाकी अहदेदारान हो गए कोर कमेटी के, उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ हैं। करारदाद में कोई इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ बयान स्टेटमेंट नहीं होती और नाम भी यानी किसी जगह पे नहीं लिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ से इश्तियाल अंगेज़ बयानात आते हैं, एहतिजाज नहीं रोकना, एहतिजाज करेंगे, बाकी भी इस तरह के अल्फाज जो शायद मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें फिर कहाँ जाएंगी? अगर आपने बैठना नहीं है, बात नहीं करनी, तो फिर कहाँ जाएंगी चीज़ें? देखिए, आपके क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी जवाबात मौजूद हैं। ये हम समझते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने कही नहीं होती, वो सोशल मीडिया उनको हवा दे के पेश करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं वो शायद हमसे कलवाई जाती हैं कहीं से। लेकिन ये जो APC वाला मामला है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस बैठ के उनमें मुतालबात जो है, हमने कहा कि जो हमारी 12 सीटें हैं इनको हम जम नहीं कर सकते, तो हम कहीं ना कहीं जाके लेजिस्लेशन की जब बात करते हैं तो हमें अपने इन अल्फाज में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रखना पड़ेगा। यकीनन ये मुतालबा ऐसा नहीं है कि जो कानून की जद में ना आ सके, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम होगा। डेफिनेटली ये कानून साज इदारे जो हैं लेजिस्लेशन के लिए ज़रिए इस मसले को हल करेंगे, लेकिन अगर जो डेडलॉक की बात करें तो किसी भी सूरत में, दोनों सूरतों में, दोनों अतराफ से डेडलॉक जो है वो मसले का हल नहीं है। किसी भी मसले का हल टेबल टॉक। आई एम नॉट प्लेइंग एनी डेविल्स एडवोकेट हियर, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अगर लचक की बात यहाँ पे देखी जाए तो जो हुकूमत वक्त है आज़ाद कश्मीर की, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की, जैसे इन्होंने बताया फिजाज साहब ने कि वो खुद चल कर गए, कल उन्होंने इनके लिए निश्चित रखी यहाँ पे कि अपने नुमाइंदगान को लेकर आए और आकर अपनी जो भी मौक़िफ़ है, तरीका यही होता है ना बात करने का, कोई डंडे सोटे से या तिम्बर के सोटे से तो आप काम नहीं कर सकते, आप बातचीत करते हैं, आप अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अगली पार्टी कहती है ओके जी हम आपके मौक़िफ़ के ऊपर काम करेंगे, ऐसे ही तरीका होता है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहाँ पे कम नजर आ रही है और कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी या फराखदिली ज्यादा नजर आ रही है? ये जो वाकयात अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों से हो रहे हैं, क्या इससे हमें पता नहीं चल रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। उनको ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो वफाक की तरफ से जो हमारी आल हुर्रियत जो हमारी कॉन्फ्रेंस वहाँ बुलवाई गई थी, यकीनन उनको वहाँ बैठना चाहिए था, और अभी भी उनको मेरे ख्याल में कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर हमारी तरफ से या वफाक की तरफ से कोई ऐसी दोबारा से उनको इन्विटेशन आती है या उनको खुद से इस मौक़िफ़ पे आना चाहिए कि लेट्स टॉक अगेन ऑन दिस टॉपिक। तो देखिए, यहाँ तक मामलात की आपने बात किया कि दोनों अतराफ़ में जो है वो वफाक ने स्पेशली जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और एक बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उन्होंने इस चीज़ में उनके बहुत सारे मुतालबात को जो मानने वाले थे उनको माना है। 1-2 मुतालबात अगर ऐसे हैं जो रह गए हैं तो उसका भी फिलफोर तो कोई हल नहीं निकल सकता। दैट विल बी टेकन फ्रॉम अदर साइड। अगर हम उसको लें तो वो आपको एक इदारे ही इसको सॉर्ट आउट करते हैं और इदारे ही इसके लिए बने हुए हैं। हुकूमत वक्त इस चीज़ का फिलफोर हल नहीं निकाल सकती। तो मैं अपने तमाम लोगों से जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, या ख़ास तौर पर हमारे जो कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ, उनसे ये इल्तमास करूँगी कि यकीनन आप इस बारे में बड़े दिल का मुज़ाहिरा करें और हमें यकीनन बीइंग अ कश्मीरी हमारे लाहू में वो चीज़ लाजमी शामिल है। कश्मीर इस पार हो या उस पार हो, हम बहन भाई हैं। पाकिस्तान के लिए अगर हम लोग एक दर्द रखते हैं तो यकीनन हम उसके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तानी हैं और अगर बाय बर्थ हम लोग कश्मीरी हैं तो बाय चॉइस हम पाकिस्तानी हैं। बाय चॉइस ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वानी साहब, ये फरमाइएगा, आप एक सिस्टम को डीरेल करने की बात करते हैं, एक निज़ाम है मुकम्मल तौर पे जिसका आपने भी बताया कि एक इवॉल्व हुआ है, यानी 78-80 सालों में इवॉल्व हुआ है। तो आपके पास कोई मुतबादल होता है, मुतबादल के तौर पे इस वक्त तक, यानी आपने भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके बाद फिर इनकी बयानात, स्टेटमेंट सारा देखा है, तो क्या ये जो सिस्टम है जो इनको बुला रहा है कि हम ही आपको अकोमोडेट करेंगे, हम ही 12 सीटों पे बात करेंगे, हम ही इसके ऊपर लेजिस्लेशन करेंगे, हम ही आपको मेन स्ट्रीम करने की दावत भी दे रहे हैं, अगर ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते या इस सिस्टम से कोई अवाम के लिए बेनिफिट नहीं ले पाते, तो इनके पास मुतबादल क्या है? देखिए, अभी तक की जो बातचीत हुई या जो सिलसिला जो उनकी तरफ से आया, आई डोंट थिंक कि दे हैव एनी सब्स्टिट्यूट
सिस्टम जो होता है ना वो कहीं मौजूद नहीं है उस सिलसिले में। इसीलिए मैंने जो बात की, मैंने जो गुजारिश की कि उनको अपना मशावरती जो उनका अमल है उस कैनवास को बढ़ाना चाहिए Yes. ताकि लोग उनके पास हों जो लोग एक मुतबादिल, जो अगर आप चाहते हैं कोई मुतबादिल निज़ाम, इस निज़ाम के बरक्स आप चाहते हैं ब्यूरोक्रेटिक उसमें तो तथहीर करना, आप चाहते हैं कोई अमल के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करना, आप चाहते हैं कि टूरिज़म इस तरह से हो, ऐसे हो, और रोज़गार के मौके आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये हो, तो उसके लिए यू नीड टेक्निकल पीपल, यू नीड नॉट ओनली कि नाराबाजी से नहीं चलेगा। आपके पास टेक्निकल लोग हो जो आपको बता सकते हैं कि कौन सा काम कितने वक्त में होता है और किस तरह से होता है। और जब आप वो टेक्निकल लोग लाएंगे किसी भी जगह पर, तो फिर वो हुकूमत वक्त के साथ और हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके साथ बातचीत करके इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपना मुतालबा रखते हैं और हमारे पास कोई, जिस तरह हमारी ओवरऑल बनी हुई है कि हम एक क्रिटिसिज्म तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम किसी जगह भी उस बात को, जिस बात को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसका न्यामुल बदल पेश नहीं करते हैं। जब तक आपके पास न्यामुल बदल ना हो तो किस तरह से वो होगा, ये चीज़ें कैसे ठीक होगी, तब तक चीज़ें इंतशार में चली जाएंगी। तो हमें उम्मीद है, हम आज भी उम्मीद करेंगे आज कि आज़ाद कश्मीर का ख़िता जो है, जो आज़ादी का बेस कैंप है, तो वो ख़िता किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है, न वो इंतशार हो सकता है। और अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर दोनों मिलकर इस मामले को हल करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो ऑल आउट सपोर्ट पर है, हर तरह से उन्होंने इस हर चीज़ की सपोर्ट की है। सो दे शुड नाउ, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वहाँ के सियासतदान और जो अवामी एक्शन कमेटी है, उन्हें इस मामले को बहसन तरीके से आगे बढ़ाना होगा, और ताकि कोई गैर यकीनी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में पैदा ना हो। मुश्ताक फिजाज साहब, ज़रा बताइएगा कि एक तरफ आर्टिकल 7035A के ख़ात्मे के बाद 2019 अगस्त में, 5 अगस्त 2019 के बाद से हिंदुस्तान ने 4.2 मिलियन डोमिसाइल से ज़्यादा इस वक्त तक इशू कर दिए हैं, और वो इस प्लानिंग के साथ ये काम कर रहा है कि कल जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा और ये ख़ास तौर पे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, तो कहेगा चलें जी आए, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है 47, 48 और उसके बाद की जो ऑनवर्ड रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक प्लेबिसाइड कराएं, एक कमीशन बनाएं, हम हाजिर हैं इसके लिए। दूसरी तरफ अगर हम ये जो 12 सीटों के खात्मे का मुतालबा करते हैं, तो इससे जो मेरा कोर क्वेश्चन था इब्तदाइये के अंदर भी, कि जो हमारे कश्मीरी हैं, जो बाय ओरिजिन कश्मीरीज हैं, किस हद तक प्लेबिसाइड के ऊपर उसका फ़र्क पड़ने जा रहा है, उसका फ़र्क पड़ सकता है, और अल्टीमेटली ये फ़ायदा उस नेफेरियस डिज़ाइन को नहीं होगा जो इंडिया कहता है। आपने पहले भी इसमें बारे में कहा था कि यूएनओ में 18 रिजोल्यूशन पड़ी हुई इसी मामले के ऊपर। कश्मीर में जो ये जो करना चाह रहे हैं कि इंडियन हुकूमत, इंडियन आर्मी, वहाँ हुकूमत नहीं है, इंडियन आर्मी है, वो उस पूरे सिस्टम को उन्होंने मफलूज किया हुआ है। अब उसमें जो उन्होंने डोमिसाइल जो जारी किए हैं, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनका ये बुनियादी मकसद यही है कि वहाँ की वो चेंज ला सकें, ताकि कल कहें, जैसा आपने कहा कि वो इसमें कहेंगे ठीक है इसमें रायशुमारी वो कर लें तो हम हाजिर हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर हमारे अंदर से ही खड़े होकर लोग कहें कि नहीं जी इनको तो निकाल दें, ये जो 12 सीटों की बात है, वो भी तो अगर किसी का मिसाल के तौर पे इनका ये पॉइंट है कि कोई 800 लोग वोट लेके आ रहा है या कोई 1000 वोट लेके आ 1200, उसके पीछे है तो वो कश्मीरी है जो उसको वोट कास्ट कर रहे हैं ना, स्टेट सब्जेक्ट है। वानी साहब, इसी पॉइंट की तरफ मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा, बटन पॉइंट है, इसको हमारे नाज़रीन को समझना बड़ा जरूरी है। इसका जो डेमोग्राफिक चेंज है हिंदुस्तान का, उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि हिंदुस्तान अभी कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है, वो लोगों को ला रहा है वहाँ बसाने के लिए। आपकी सकाफ़त, आपकी जो इल्म अदब, सारे को चेंज कर आपकी हिस्ट्री रेज कर रहा है वहाँ पर। और उसके बाद जैसे आपने कहा किसी भी वक्त वो कह सकता है आए जी अब पहले विजिट करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं आज़ाद कश्मीर में
जो हमारी 42 लाख की आबादी है, जिनको हम गिनते हैं, उसमें से 7 लाख पाकिस्तान में हैं, ऑलरेडी आप पाकिस्तान में आबाद हैं, और तकरीबन 10 से 12 लाख लोग बिन दुनिया में रहते हैं। और फिर कश्मीरी 25 से 30 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिनको हम महाजरीन मकबूज कश्मीर कहते हैं, जिनका ये सारा रोला है 12 सीटों का, ये सारा चीज़ है। अगर आप इनको आज एक्सक्लूड करते हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, तो कल आप कैसे इनको इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं? और फिर आपका खिता जितना है, जितना खिता हमारे पास है आज़ाद कश्मीर का, आप समझनी चाहिए कि जो महाजर मकबूजा कश्मीर से आए, आज़ाद कश्मीर आपको आज़ाद करके बना, ये एक आज़ाद खिताब बना था आज़ादी की तहरीक को आगे चलाने के लिए, बुरी सेटअप के तौर पर ये बना था। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पाकिस्तान ने ये वसअत पैदा कर दी, हुकूमत पाकिस्तान ने ये वसअत पैदा कर दी कि एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जो मुकाबल हो, जो दुनिया में हम प्रेजेंट करें कि रियासत का एक सेटअप ढांचा दिया आपको। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसे सिलसिला आप देखते हैं, एक तरफ डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, एक तरफ आप खुद डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, एक तरफ हम बजाते खुद एक डेमोग्राफिक चेंज की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आउट क्लास कर रहे हैं, कहते हैं नहीं वो नहीं होने चाहिए इसमें। तो दूसरा कौन सा मैकेनिज्म है हमारे पास कि हम इन मुकीम जो पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन हैं उनको किस तरह से हम इस कल के कश्मीर के प्रोसेस में शामिल करें? सो आई थिंक कश्मीर काउंसिल में 2 नशिस्तें ऐड करने से क्या वो मसला हल हो जाएगा? वो उनकी तरफ से तजवीज़ आ रही है। देखिए, कश्मीर कौंसिल में कोई भी निशस्त ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से वो मसला हल नहीं होता है। यू हैव टू कीप देम इन द लूप। आप उस मैकेनिज्म को देखें जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, जो एक शोर था, मैं भी उसमें कभी विक्टिम हो सकता था, कि होता था जहनी तौर पर कि शायद ये महाजर MLAs बहुत सारे फंड्स ले रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ से आए हैं, लेकिन जब आदाद शुमार सामने आए तो उसमें इतना कुछ तूफान नहीं था कि जो वहाँ से आए। अब तो देखें, ये तो इन्होंने एग्री कर लिया ना हुकूमत वक्त ने कि ये जो इनके फंड्स हैं इनको हम मुंजमद कर देते हैं, ये तो मरहला बात डिसाइड हो चुकी थी, और दूसरा इनको कोई वजारत नहीं देते, ठीक है। तो ये किस्म की अलामती किस्म की उनकी एक प्रेजेंस हो गई, बिल्कुल रेपुटेशन हो गई। तो इससे तो किसी को इनकार ही नहीं होना चाहिए क्यानी साहिबा जी। अगर उनको फंड देखें, जैसे अभी उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनके फंड्स मुझ थे, और उसके बाद उनको कोई वजारत भी नहीं मिली ऐसी, तो इस तरह की बात तो बातचीत से ही होगी ना आगे मामलात को। तो अब सजेशंस की तरफ आते हैं प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से के अंदर। जरा बता दीजिएगा कि क्या सजेशंस आप समझती हैं दी जा सकती हैं आपकी तरफ से कि ये जो खिता आज़ाद कश्मीर का, ये इस वक्त सबसे मोस्ट पुरअमन खिता अगर पाकिस्तान में तमाम इकाइयों और सूबों के अंदर कोई है तो आज़ाद कश्मीर और GB को माना जाता है, ताकि ये अपनी स्टेटस और अपना स्टेचर बरकरार रख सके। जी, सजेशंस। देखिए, जो कश्मीर कौंसिल की बात करते हैं, इसको भी देखिए आपको एक बतदरीज एक हद तक आप उसको रखें, ताकि ये जो रहनुमाई की हद तक है जो भी अपने मकामात, लेकिन बाकी इसका जो मामलात हैं, इंतज़ामी अमूर हैं या जो भी मामलात हैं, वो आपके अदर जो आपकी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको भी बाकायदा वो काम करने के लिए। और जहाँ तक महाजरीन की सीट्स का ताल्लुक आता है, देखिए जी, इसमें 12 सीटें हैं, बिल्कुल वो इसके हकदार हैं। इसमें कमी या बेशी का जो तनासब है, जो भी हमने रखना है, वो 4 रखनी है या 6 रखनी जम्मू कश्मीर महाजरीन के लिए, या हमने पूरी 12 रखनी है, इसका जो तमाम सेरा है वो यकीनन वो इदारों के कानून साज़ असेंबली में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी। फिजाज साहब जल्दी से। कश्मीर काज का बुनियाद यही है कि जब तक पूरे कश्मीर की जब आज़ादी होगी, जो फिर फैसला करेंगे, फिर इसमें राय शुमारी होगी कश्मीरी अपना मुस्तकबिल क्या चाहते हैं, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में इसके ऊपर टेल लगा लेना कि हमने आज़ाद कश्मीर के ये माजिन 12 सीटें ख़त्म करानी, ये किस तरफ जा रहे हैं हम तो उस तरफ जा रहे हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर आपकी ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं। बानी साहब क्विकली सर। मैं चाहूँगा कि जिस तरह कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसमें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की अलग से एक नुमाइंदगी होकर उनसे मशावरत की जाए कि वो क्या चाहते हैं, हाउ डू दे वांट टू रिजॉल्व दिस, बिकॉज वो इस किस्से का, इस सारे कज़िये का एक मेन हिस्सा है। तो उनसे मशावरत करके, उनसे उनकी राय पूछकर, कानूनी वहाँ पर कानूनी लोग भी हैं जो कानून को जानते हैं, बैनुल अक़वामी कानून को जानते हैं, लोकली इस सारी चीज़ों को जानते हैं। आई थिंक दे कैन सजेस्ट बेटर वेज टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। जी, डिस्कशन आपने मुलाहिज़ा की। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए जो अभी की अपडेट है किरण, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि जो आइनी रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में भिजवा दिया गया है, और आज़ाद कश्मीर का फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तश्कील पा चुका है, जिसकी समाअत 5 जून को होगी।
और यकीनन ये एक आईनी मामला है और आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को ये रेफ़र करना वो इसी मकसद के तहत ये रेफ़र किया गया है कि इसकी एक तो रहनुमाई की जा सके कानून साज असम्बली की, और दूसरी इस सारे मामले की जो 12 सीटों वाला मामला है और महाजरीन के हुकूक का मामला है, इसकी तशरीह भी की जा सके आइन की, कानून की रोशनी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यकीनन एक काम होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जो मुतालिका पार्टीज़ हैं उनको सुनेगी और सुनने के बाद यकीनन कोई फैसला जो है इस हवाले से आएगा और वो फैसला बड़ी कलीदी अहमियत का हामिल होगा, बड़ा तारीखी फैसला होगा, क्योंकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ये तभी ख़त्म हो सकता है कि जब इस मसले के ऊपर जिस तरह का इक़दाम अभी उठाया गया है कानून साज असम्बली की जानिब से, उससे पहले APC ने जो करारदाद पास की है और अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब। अब जो फैसला वहाँ से आएगा यकीनन वो एक एपेक्स कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, वो जब अपना फैसला देगी तो वो फैसला आइन की रोशनी में होगा, वो तशरीह आइन की रोशनी में होगी और उसके बाद फिर यकीनन ये मामला हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और हमारी दुआ यही है और यकीनन हमारे जो पैनलिस्ट जितने भी थे उन तमाम की जो तजावीज़ हैं वो भी इसी बात पर आकर ख़त्म होती हैं कि मामला अमन के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, बातचीत के साथ जो है वो तय होना चाहिए। और जब कभी मौका मिले अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान को वहाँ पे अपनी बात पेश करने का, प्रेजेंट करने का, तो उन्हें वो मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, उन्हें उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना चाहिए, ताकि मामला बातचीत के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, जैसे कि जो वकला हैं आज़ाद कश्मीर के वो भी डिमांड कर रहे हैं और वहाँ की जो प्रेस क्लब है वो भी डिमांड कर रहा है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम और बातचीत के साथ हल किया जाए। शुक्रिया के साथ यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।